तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी कुछ और थी। एन वक्त पर दीपक ने कहा कहानी बदल दें तो बदल दी। वो कहानी अब आप कल परसों या तरसों किसी दिन सुनेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको ये बता दूँ कि मुख्तार अंसारी रोपड़ से बांदा जेल रात करीब 3:30 से 4 के दरमियान पहुँच गया और बांदा जेल में ही है। वो कोरोना टेस्ट भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह तक आ जाएगी। हालांकि वहाँ के जेलर जिनको भेजा गया था बाकायदा नए मुख्तार अंसारी को, जब वहाँ भेजा जा रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनकी रिपोर्ट आज सुबह ही आई थी। तो पूरे रास्ते में कहीं गाड़ी नहीं पलटी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बातें कर रहे थे। बार बार विकास दुबे याद आ रहा था, बिक्रू कांड याद आ रहा था, और उज्जैन से जो कानपुर का पूरा सफ़र था वो याद आ रहा था। लेकिन उससे लंबा सफ़र था ही, और करीब 1000 किलोमीटर की दूरी थी। दोपहर 2 बजे के आसपास यूपी पुलिस रोपड़ से चली थी और 3:30 से 4 के दरमियान बांदा पहुंची। मतलब लगभग 14 से 15 घंटे का ये सफ़र एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी, और बांदा जेल वापस, जहां 2017 से 2019 तक मुख्तार अंसारी पहले भी रह चुका है। तो अब आगे जो केसेस हैं, जो सुनवाई है जिसके लिए लाया गया है, वो शुरू होगी। बाकी इसमें कुछ अपडेट होगा तो आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन आज की कहानी, आपको पूरी कहानी बताऊं उससे पहले सिर्फ एक चीज़। 2 दिन पहले मंडे को मैंने इसी क्राइम तक की कहानी में भी शायद किया था, मुझे 100% याद नहीं है, लेकिन वारदात में तो 100% किया था। एक सोर्स ने एक फ़ोन किया था और ये कहा था कि सचिन वाजे जब क्राइम ब्रांच CIU हुई, इंटेलिजेंस में पोस्टेड था 2004 में, और उस वक्त 63 एनकाउंटर जो हुआ था, तब वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के अंडर में काम कर रहा था। और सचिन वाजे अपना आइडियल मानता है प्रदीप शर्मा को। अचानक आज प्रदीप शर्मा को, जो कि फोर्स से रिटायर भी हो गए, 2019 में शायद चुनाव भी लड़ा था, शिवसेना के टिकट पे हार गए, उनको NIA ने बुलाया पूछताछ के लिए, और इसकी सुगबगाहट थी। और मंडे को मैंने इसका जिक्र किया था। अब सवाल यह है कि एंटीलिया केस की साजिश या फिर मनसुख हिरेन के लिए प्रदीप शर्मा को क्यों बुलाया गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो फ़ोन कॉल्स थे, जो शिंदे से बातचीत हुई, जो सस्पेंडेड सिपाही, वो विनायक शिंदे भी प्रदीप शर्मा के अंडर में काम किया था। उस विनायक शिंदे को जो उम्र कैद की सज़ा मिली है, वो उस एनकाउंटर के लिए मिली है, जिस एनकाउंटर को एक तरह से लीड ही प्रदीप शर्मा ने किया था। और उस टीम को जिसने एनकाउंटर किया, सभी लगभग को सज़ा हुई है, एक अकेले प्रदीप शर्मा को छोड़कर। हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि एनकाउंटर के वक्त वो स्पॉट पर मौजूद नहीं थे और ये उनके फेवर में गया था। लेकिन ये पूरी टीम थी। सचिन वाजे भी प्रदीप शर्मा की टीम के मेंबर रहे और एक तरह से इन सब के मेंटोर आइडियल। और आज प्रदीप शर्मा की NIA के सामने पेशी, तो कई कान खड़े होते हैं। क्या एंटीलिया साजिश से प्रदीप शर्मा का कोई रिश्ता है? क्या मनसुख हिरेन की मौत से कोई रिश्ता जुड़ता है? जो फ़ोन कॉल थे उसके ज़रिए कुछ चीज़ें NIA को पता चली, और विनायक शिंदे से पूछताछ के बाद ही प्रदीप शर्मा को बुलाने का फैसला लिया गया था। एक और चीज़, जहाँ पे ये कहते हैं कि मनसुख हिरेन की मौत के आसपास, उससे पहले सचिन वाजे एक शख्स से कहीं मिलने गया, और जिस इलाके में वो मिलने गया, वो इलाका वो है जहाँ पे प्रदीप शर्मा का घर है और वो वहाँ रहते हैं। तो अब NIA को शक है कि ये मुलाकात, वो फ़ोन पे बातचीत, शिंदे का बयान, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं क्या प्रदीप शर्मा का कोई रोल है। तो आने वाले वक्त में इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये बात अपडेट के लिए आपको बताई। दूसरी, आज सचिन वाजे की NIA की हिरासत फिर से कोर्ट में बढ़ा दी गई, और अब वो 4 दिन के लिए और रहेगा। और जो नरेश गौर है और शिंदे, इनकी भी कस्टडी बढ़ा दी गई है 20-21 अप्रैल तक। लेकिन इन सब के बीच में आज कहानी में एक नया बम फूटा है, एक और लेटर बम। सचिन वाजे 13 मार्च से NIA की कस्टडी में है और आज है 7 अप्रैल, तो लगभग 24 दिन हो गए होंगे। 3 अप्रैल को NIA की हिरासत में बैठकर सचिन वाजे एक 4 पन्ने का खत लिखता है, और ये लेटर आज चूँकि उसकी रिमांड ख़त्म हो रही थी, आज 7 अप्रैल था और कोर्ट में पेशी होनी थी, तो इस लेटर को उसने NIA के स्पेशल कोर्ट के सामने रखा और कहा कि ये उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया है और कोर्ट में देना चाहता है। NIA के स्पेशल कोर्ट ने कहा कि एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, आप उसके तहत ये लेटर जमा करेंगे। अगर ये एक दस्तावेज़ के तौर पर आपको दे रहे हैं, आप हमें दे रहे हैं, तो कोर्ट ने वो लेटर तो रिसीव नहीं किया, कहा आप पूरे लीगल प्रोसेस के थ्रू आइए। लेकिन ये लेटर लीक हो गया। 3 अप्रैल का ये लेटर है, 4 पन्नों का ये लेटर है, और इस लेटर में वो सब कुछ है जो इससे पहले परमवीर सिंह ने एक लेटर बम फोड़ा था। लेकिन ये
सचिन वाजे का लेटर कहीं ज़्यादा सीरियस और संगीन है। इस लेटर में सचिन वाजे ये लिखता है कि वो 2004 से सस्पेंड था। 6 जून 2020 को उसे दोबारा बहाल किया गया। उसके बाद उसे पहले कहीं और पोस्टिंग मिली। फिर इसी दौरान में एक दिन नागपुर से एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे कोई और नहीं था बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री, अब तो इस्तीफा दे दिया, अनिल देशमुख। सचिन वाजे, जो कुछ अब मैं कह रहा हूँ वो सचिन वाजे के ख़त में है। सचिन वाजे कहता है कि नागपुर से ये फ़ोन आया उसकी बहाली के जस्ट कुछ दिनों के बाद, और फ़ोन पे थे होम मिनिस्टर। अब आप ये देखिए कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जो 16 साल की बर्खास्तगी के बाद बहाल होता है, उसको स्टेट का होम मिनिस्टर डायरेक्ट फ़ोन कर रहा है और फ़ोन पे कहता है कि देखो तुम्हारी वापसी की जो बहाली हुई है उसको लेके बड़ी सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, वो नहीं चाहते कि तुम वापस रीइंस्टेट हो, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम ऐसे हैं। और तो और जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं शरद पवार, एनसीपी के अध्यक्ष हैं, और होम मिनिस्टर एनसीपी के ही कोटे से है महाराष्ट्र में। तो बाकायदा सचिन वाजे लेटर में लिखता है कि अनिल देशमुख ने फ़ोन करके कहा कि बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, नहीं चाहते हैं कि मैं बहाल हूँ, और शरद पवार भी ये चाहते हैं कि तुम बहाल ना हो, तुमको रीइंस्टेट ना किया जाए बल्कि हटा दिया जाए। लेकिन मैं शरद पवार साहब को मना लूँगा, बदले में तुम्हें मुझे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। ये सचिन वाजे ख़त में लिखता है। अब यहाँ पे 2 नाम हैं, शरद पवार और अनिल देशमुख का उसने हवाला दिया है। पहली लाइन ये है कि शरद पवार नहीं चाहते हैं कि तुम रीइंस्टेट हो, तो क्या शरद पवार यहाँ पे क्लीन चिट है। लेकिन दूसरी लाइन अनिल देशमुख का कि मैं उनको मना लूँगा लेकिन तुमको इसके लिए मुझे 2 करोड़ देने होंगे, तो क्या 2 करोड़ अनिल देशमुख शरद पवार को दे रहे थे? ये बात जांच में आएगी। खैर, सचिन वाजे कहता है कि जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि देखो मेरी इतनी हैसियत नहीं है सर कि मैं 2 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर सकूं, तो मैं ये नहीं दे पाऊंगा। तब मुझे अनिल देशमुख ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी फ़ौरन तुमसे नहीं मांग रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे दे देना। ये उसने लेटर में इस बात का जिक्र किया। इसके बाद वो लेटर में आगे लिखता है कि एक बार फिर वो अनिल देशमुख ने उसको अपने बंगले पर बुलाया, और ये बात है इसी 2021 की शुरुआत कि अनिल देशमुख ने मुंबई में अपने सरकारी बंगले पर बुलाया और कहा कि देखो मुंबई में 1650 बार है और हर बार से तुम 3 से 3.5 लाख रुपए वसूली करके मुझे दोगे। लेटर में लिखता है सचिन वाजे कि मैंने उन्हें बताया कि देखिए मुंबई में एक तो 1650 बार नहीं है बल्कि करीब 200 बार और रेस्तरां हैं, और इनसे वसूली करना मेरे अधिकार, मेरे अख्तियार, मेरे जुरिडिक्शन से बाहर है, और इसमें अलग अलग एजेंसियां होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों में वसूली नहीं कर पाऊँगा। सचिन वाजे ख़त में लिखता है कि उस वक्त उनके जो सेक्रेटरी थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, और सेक्रेटरी ने फिर कहा, मिस्टर कुंदन नाम भी लिखा है, कि अनिल देशमुख के सेक्रेटरी मिस्टर कुंदन उस मीटिंग में बैठे हुए थे, और जब मैंने कहा कि मैं इस बार से ऐसे वसूली नहीं कर सकता, तो फिर कुंदन ने मुझे अकेले में कहा कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी और अपना पद बचाना है तो वही करो जो मंत्री जी ने कहा है, यानी कि वसूली करो। सचिन वाजे ने फिर कहा कि इसके बाद मैं वहाँ से निकला और मैंने फ़ौरन इसके बाद मुंबई के तब के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से मुलाकात की और उनसे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे गृह मंत्री ने कहा है वसूली करने के लिए। ख़त में सचिन वाजे लिखता है कि परमवीर सिंह ने पलट के उससे कहा कि देखो कोई भी ऐसी गैर कानूनी वसूली में शामिल ना होना, चाहे वो कोई भी कहे और किसी के लिए भी कहे, तुम इन चीज़ों में मत फंसना। अब यहाँ पे आगे लेटर पढ़ूँ उससे पहले आपको परमवीर सिंह ने ये ख़त जो लिखा था 20 मार्च को, जिसमें अनिल देशमुख पर इल्ज़ाम लगाया था 100 करोड़ की वसूली का, उसमें उन्होंने सचिन वाजे का भी नाम लिखा था और कहा था कि उन जैसे कुछ पुलिस वालों से वसूली की बात की गई है, बार, रेस्तरां, पब, यहाँ से। यही चीज़ें सचिन वाजे लिखता है, यानी एक तरह से परमवीर सिंह के उस इल्ज़ाम पे मोहर लगाई कि हाँ अनिल देशमुख ये कर रहे थे। लेकिन ये भी कहानी का एक पहलू है। अभी लेटर 4 पन्ने का है। तो पहले तो हो गए होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया, पहली चीज़ कि नौकरी के लिए 2 करोड़ रुपए वापस बहाली के, दूसरे बार और रेस्तरां से वसूली के लिए। इसके बाद सचिन वाजे ख़त में आगे बढ़ता है और अब महाराष्ट्र के एक और मंत्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, जो इस वक्त वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अनिल परब। सचिन वाजे ख़त में लिखता है कि जुलाई अगस्त 2020 की बात है, अनिल परब ने, मतलब जून में, ये 6 जून को रीइंस्टेट हुआ और उसके 1-2 महीने की बात है,
अनिल परब ने उसको अपने दफ्तर में बुलाया और उसने कहा ये वही वक्त था जब अगले 2-3 दिनों में मुंबई के डीसीपी के इंटरनल ट्रांसफ़र होने वाले थे। तो अनिल परब परिवहन मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सचिन वाजे को बुलाते हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सचिन वाजे ना तो ट्रैफिक पुलिस में है, ना ही वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है, वो एक पुलिस महकमे में है। तो उस मंत्रालय का बुलाना अजीब है। लेकिन सचिन वाजे के ख़त के हिसाब से अनिल परब ने बुलाया और उससे कहा कि एक मामला चल रहा था उस वक्त SBUTS बट, कुछ कंप्लेंट थी, उसकी इंक्वायरी चल रही थी। तो सचिन वाजे ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अनिल परब मंत्री ने उससे कहा कि इस बट की इंक्वायरी चल रही, तुम इसके ट्रस्टी से मिलो और ट्रस्टी से जाकर बात करो और उनसे कहो कि आपकी इस इंक्वायरी को हम बंद कर देंगे, 50 करोड़ रुपए दे दें। ये सचिन वाजे ने खत में लगाया। अभी अनिल देशमुख की बात हुई, अब ये दूसरे मिनिस्टर की बात हो रही है कि 50 करोड़ रुपये दे दें वो और बोलो कि उनका केस खत्म हो जाएगा। सचिन वाजे खत में लिखता है कि मैंने मंत्री जी को कहा कि मैं इस बट में किसी को नहीं जानता, ना किसी ट्रस्टी को जानता हूँ, तो मैं कैसे करूँ, और जब मैं उनको जानता नहीं और मेरे ये भी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, क्योंकि ये इंक्वायरी किसी और डिपार्टमेंट की है, मैं उनसे जाकर पैसे मांगूँ, मांडवाली करूँ, ये हो नहीं सकता है। तो उसका कहना है कि तब मैंने अनिल परब को ये कहते हुए टाल दिया। बात आई गई होगी जनवरी 2021 में। सचिन वाजे खत में लिखता है कि एक बार फिर मंत्री अनिल परब ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद इस बार कहा कि जो BMC है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो BMC में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर लिस्टेड होते हैं, हर जगह पे होते हैं। दिल्ली में भी MCD है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसमें भी लिस्टेड होते हैं। अलग अलग काम उन कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदारों को दिया जाता है। तो अनिल परब ने बुलाकर कहा कि BMC में लिस्टेड ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई शिकायत है। तुम इन 50 ठेकेदारों से जाकर मिलो और इन 50 के 50 ठेकेदारों से कम 2 करोड़ रुपए वसूल करके मुझे ला कर दो। सचिन वाजे खत में लिखता है कि एक गुमनाम किसी शख्स ने कंप्लेंट लिखाई थी इन 50 ठेकेदारों के खिलाफ और CIU ने ही इसकी जांच की थी, जिस डिपार्टमेंट से सचिन वाजे है। उसने कहा कि लेकिन जांच हुई, जांच में कोई ऐसी चीज़ पाई नहीं गई, इसलिए इन ठेकेदारों का कुछ नहीं किया गया। अब मंत्री कह रहे हैं, परिवहन मंत्री, की इन 50 ठेकेदारों से 2 करोड़ की वसूली करो। तो उसने बताया कि ये भी मुश्किल काम है, क्योंकि जांच में इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। अभी तक के खत में जो चीज़ें हैं वो इल्ज़ाम तो लग रहा है, लेकिन हर जगह पे सचिन वाजे अपने आप को पाक साफ, बेगुनाह, ईमानदार बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 पन्ने के इस खत में सचिन वाजे अब तक 2 मंत्रियों पर इल्ज़ाम लगा चुका, अब तीसरे मंत्री का नाम आता है और ये और भी ताकतवर है। मेरी नज़र में तो अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे उनसे भी ताकतवर है। पहला अनिल देशमुख होम मिनिस्टर, जो अब रहे नहीं। दूसरे परिवहन मंत्री अनिल परब, जिनके ऊपर 50 करोड़ और फिर 2 करोड़ की वसूली। अब तीसरे मंत्री महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, शरद पवार के घर से ही है। इनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन सचिन वाजे खत में लिखता है कि नवंबर 2020 में एक शख्स इसके पास आता है जिसका नाम है दर्शन गोदावत। दर्शन गोदावत आता है सचिन वाजे के दफ्तर में सचिन वाजे से मिलने के लिए, और मुलाकात के दौरान वो कहता है, अपना परिचय जो देता है वो ये कि मैं उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी CM अजीत पवार का बेहद करीबी हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है, और काम ये है कि मुंबई और महाराष्ट्र में, ख़ासतौर पर मुंबई में, ये जो गुटखा और तंबाकू है जिसका इलीगल कारोबार होता है, इसके मैन्युफैक्चरर हैं बहुत सारे, इनके यहाँ रेट डालकर हर महीने गुटखा और तंबाकू वालों से और 100 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। सचिन वाजे खत में लिखता है कि जब मैंने ये सुना इस बंदे से, जिसका नाम दर्शन गोदावत है, तो मैंने कहा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है और मैं ऐसा कर नहीं सकता। तो वाजे खत में लिखता है कि फिर दर्शन ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी और पद बचाए रखना है तो फिर ये काम करना होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये आदेश कहाँ से है। इसके बाद सचिन वाजे आगे खत में लिखता है कि जैसे ही 2021 शुरू हुआ, पहले ही दिन से उसने मुंबई में, खासतौर पर अपने कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में, जो उसका जुरिस्डिक्शन था, वहाँ उसने गुटखा और अवैध तंबाकू के मैन्युफैक्चरर के यहाँ छापे मारने शुरू किए और करोड़ों रुपए के ऐसे अवैध गुटखा और तंबाकू पकड़े और कुछ मैन्युफैक्चरर को भी पकड़ा। बोला इसी दौरान में ऐसी एक कार्रवाई के बाद यही दर्शन दोबारा उनके दफ्तर में आता है और कहता है कि ये जो आप एक्शन ले रहे हो, ये जो कार्रवाई कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर को पकड़ रहे हो, इससे डिप्टी CM नाराज़ है।
खत में आगे लिखता है कि फिर दर्शन ने यह कहा कि आपने जिन जिन मैन्युफैक्चरर को पकड़ा है, जिन जिन को अपने लिस्ट में निकाला है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, उनसे या तो आप मुझे मिलवाओ और या फिर डिप्टी सीएम से मिलवा दो, ताकि हम आगे की नेगोशिएशन कर सकें। सचिन वाजे ने कहा कि मैंने इसके लिए भी मना कर दिया। फिर वो धमकी देकर चला गया कि तुम्हारी नौकरी खतरे में होगी। इन सारी चीज़ों के अलावा सचिन वाजे खत में एक और ख़ास बात लिखता है, वो ये कि जब अनिल देशमुख से मिलने के बाद और उगाही न करने की उसने बात कर दी और फिर वो परमवीर सिंह कमिश्नर से जाकर मिला, तब उसने ये कहा था कि मैंने उनको मना कर दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है और ये मंत्री लोग मुझे फंसा सकते हैं। ये बात खत में उसने लिखा परमवीर सिंह का नाम लेकर। तो ये 4 पन्नों का खत है। अभी तक परमवीर सिंह के ही खत से गृह मंत्री की कुर्सी जा चुकी है, नए गृह मंत्री वहाँ आ चुके हैं, और अब सचिन वाजे ने एनआईए की हिरासत में बैठकर 4 पन्ने की अच्छी खासी चिट्ठी लिख दी है और उसमें 2 और मंत्रियों को भी लपेट दिया है। अब यहाँ पे जो सीबीआई जांच हो रही है अनिल देशमुख की 100 करोड़ की वसूली पर, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 15 दिन के अंदर आप अपनी जांच रिपोर्ट दें। अब ये 2 नए मंत्री आए, तो क्या इनकी भी जांच का दायरा आगे बढ़ेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल तो सीबीआई अनिल देशमुख वाले मामले की ही जांच कर रही है। ये रहा कहानी का एक पहलू। अब दूसरा, ये जो पहली चिट्ठी लिखी थी परमवीर सिंह ने, यह था कि सचिन वाजे उनके बड़े खास हैं और उन्हीं परमवीर सिंह को आज एनआईए ने बुलाया और करीब 3-4 घंटे तक एनआईए ने उनसे पूछताछ की। और उसकी वजह ये थी कि मुंबई की जो नए पुलिस कमिश्नर आए, उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी सरकार को एक रिपोर्ट दी है। सचिन वाजे और सचिन वाजे का पुलिस ऑफिशियल के साथ जो कनेक्शन, रिश्ता, परमवीर सिंह के साथ रिश्ता, उसको लेकर ये एक इंटरनल सवाल जवाब इंक्वायरी थी और इसमें कई खास चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। तो मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर ने सचिन वाजे को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे उनसे, उनकी रिपोर्ट बाकायदा सरकार को सौंपी है। उसमें एक सवाल था कि सचिन वाजे को वापस क्यों बहाल किया गया। ये मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर से पूछा गया है, जो परमवीर सिंह के जाने के बाद बने। तो इंक्वायरी के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी, वो ये है कि सचिन वाजे की बहाली एक हाई लेवल पुलिस टीम ने की, उसी ने फैसला किया। और इस हाई लेवल पुलिस टीम में पुलिस कमिश्नर इस रिव्यू मीटिंग में थे। इसके अलावा इन्होंने लीड की थी इस मीटिंग को। इसके अलावा इसमें एडिशनल कमिश्नर आर्म फोर्स और ज्वाइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन और डीसीपी मंत्रालय सिक्योरिटी, इनकी एक कमेटी थी। इन लोगों ने सचिन वाजे को रिइंस्टेट करने का, यानी वापस बहाल करने का 16 साल की बर्खास्ती के बाद फैसला किया। दूसरा सवाल था कि बहाली के बाद सचिन वाजे को कहाँ पोस्टिंग कहाँ की गई। तो जवाब था कि इनकी शुरुआत में जो पोस्टिंग हुई जून में 2020 में आर्म्ड पुलिस फोर्स में हुई थी। सीआईयू में सचिन वाजे कैसे पहुंचे, तो उसमें था कि इसमें मुंबई पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उसमें ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम 9 जून 2020, इसके बाद इन लोगों ने फैसला लिया और सीआईयू क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे को आर्म फोर्स से वापस बहाल कर दिया गया, जहां वो 2004 में सस्पेंशन से पहले थे। अब इसमें यह था कि क्या और भी सीनियर अफसरों का सीआईयू में ट्रांसफ़र किया गया। इन्होंने जवाब दिया हाँ था, और वो सचिन वाजे से सीनियर थे, इंस्पेक्टर लेवल पर। एक सवाल ये पूछा गया कि सीआईयू का इंचार्ज सचिन वाजे को क्यों बनाया गया, क्या वो इतने सीनियर थे। इसका जवाब दिया गया इंक्वायरी में कि सीआईयू के इंचार्ज पोस्ट आमतौर पर इंस्पेक्टर के लिए होता है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर का रैंक होता है। सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है और कई सीनियर लोगों को, सीनियर पुलिस अफसरों को अनदेखा करके सचिन वाजे को सीआईयू का हेड बनाया गया। एक सवाल था कि सचिन वाजे रिपोर्ट किसको करता था, क्राइम ब्रांच या सीआईयू में। उसका जवाब है, ये बहुत अपने आप में चौंकाने वाला है, कि सचिन वाजे क्राइम ब्रांच में, चूंकि सीआईयू का वही हेड था, अपने ऊपर किसी को रिपोर्ट नहीं करता था, ना डीसीपी को ना ज्वाइंट सूपी को। वो हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था, जो पुलिस कमिश्नर है। ज्वाइंट सीपी और डीसीपी को क्यों नहीं करता था, ये एक सवाल ये था। तो उसका जवाब ये था कि वो हर चीज़ में गिरफ्तारी करनी है, किसी को विटनेस के लिए बुलाना है, किसी को इंट्रोगेट करना है, तो अपने सीनियर अफसरों को कुछ नहीं बताता था और सिर्फ एक लाइन कहता था कि सीपी साहब यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात हो चुकी है, उन्होंने मुझे हरी झंडी दे दी है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक सवाल था कि सचिन वाजे कितनी गाड़ियाँ यूज़ करता है।
तो जवाब था कि 3 सरकारी गाड़ियां जो मुंबई पुलिस की तरफ से उसे मिली हुई थी, और इसके अलावा वो बहुत ही महंगी गाड़ियां पर्सनल यूज़ करता था, जिसमें मर्सिडीज़, ऑडी और प्राडो और दूसरी गाड़ियां थी। कुल 9 गाड़ियां थी सचिन वाजे के पास, और सारी महंगी गाड़ियां। जो पुलिस कमिश्नर नए बने हेमंत नगराले, ये उनकी रिपोर्ट है जो उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी है। इससे सचिन वाजे की पूरी कहानी आपको सामने आ गई। अब आज परमवीर सिंह से पूछताछ हुई, और परमवीर सिंह से पूछताछ यही है कि आखिर सचिन वाजे को इतनी आज़ादी क्यों दे रखी थी कि वो अपने बॉसेस को छोड़कर सीधे आपको रिपोर्ट करता था। तो क्या ये मुमकिन है कि एंटीलिया केस में इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, मनसुख हिरेन का कत्ल हो रहा है, और जो आपका खासम खास है वो आपको कुछ बता ही नहीं रहा? ये जानना चाहती थी एनआईए। अब पूछताछ में क्या निकला ये तो अभी बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके बाद फिर पूछताछ प्रदीप शर्मा से भी हुई, सचिन वाजे के दूसरे गुरु। इत्तेफाक से प्रदीप शर्मा हो, सचिन वाजे हैं, ये सब वो लोग हैं जो कभी न कभी परमवीर सिंह के टीम के अंडर में काम कर चुके हैं। जब परमवीर सिंह डीसीपी हुआ करते थे या ठाणे में थे, तब भी ये लोग उनके अंडर में थे। यानी इन लोगों का आपस में कनेक्शन और रिश्ता करीब 20 साल पुराना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं घूम फिर कर शक और सवाल ये पैदा होता है कि सचिन वाजे हो, प्रदीप शर्मा हो, परमवीर सिंह हो, इनका कनेक्शन क्या है? और यही सच एनआईए जानना चाहती है, और बहुत मुमकिन है ये सच जल्दी हम लोगों के सामने होगा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, कहानी कुछ और थी, लेकिन आज लगा कि ये लेटर इसके बारे में जानकारी और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप तक पहुंचाई। बाकी फिर अपनी कहानी पुराने अंदाज में जल्दी आपके सामने। तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी रात 9 तब तक के लिए थैंक यू।